तो ये हमारे पास था जो सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला है, या जिसको हम बाइजेक्टर मास फार्मूला भी बोलते हैं। और ये फार्मूला मास ऑफ द न्यूक्लियस को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे यूज़ होता है। तो डिफरेंट हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी है उनका कंट्रीब्यूशन ये फार्मूला होता है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि इट इज़ द करेक्टेड मास ऑफ द एनी न्यूक्लियस। तो जब हम इस फार्मूले से न्यूक्लियस का मास कैलकुलेट करते हैं तो ये डिफरेंट टर्म्स न्यूक्लियर के मास को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो है यूज़ होती है। तो बोलता कि हमारे पास ये जो सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला है ये हमारे पास यूज़ होता है टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई एंड प्रिडिक्ट द मासेज एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अबाउट 200 स्टेबल न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियर मास को कैलकुलेट करने के लिए या कौन सा न्यूक्लियस कितना स्टेबल है उसको देखने के लिए ये फार्मूला यूज़ होता है। और लगभग हमारे पास जो 200 न्यूक्लियाई है उनमें हम ये फार्मूला जो यूज़ करते हैं। अब बारी आती है कि लिक्विड ऑफ मॉडल हमने एक्सप्लेन जो किया, व्हाट आर इट्स सक्सेसेस, कि ये हम सक्सेसफुली क्या क्या चीज़ें हमारे पास जो डिस्क्राइब करता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द सक्सेसेस ऑफ न्यूक्लियर ड्रॉप मॉडल। न्यूक्लियर ड्रॉप मॉडल, तो जो हमारे पास लिक्विड ड्रॉप मॉडल है वो पहली चीज़ जो एक्सप्लेन करता है, बोलता है कि कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द न्यूक्लियर डेंसिटी। तो हमारे पास जो न्यूक्लियस की डेंसिटी है और जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमारे पास होती है, तो बोलता है कि ये बहुत सारे न्यूक्लियाई के लिए या मतलब सब लगभग सभी न्यूक्लियर के हमारे पास जो सेम होती है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी हमने पहले देखा था कि 5.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास जो है लगभग सभी न्यूक्लियस के लिए होती है, न्यूक्लियाई के लिए होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और जो न्यूक्लियस की डेंसिटी होती है 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये भी सभी न्यूक्लियस की एक ही होती है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड कांस्टेंट डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, तो इस चीज़ को न्यूक्लियर ड्रॉप मॉडल ही डिस्क्राइब करता है। क्योंकि जिस तरह से लेटेंट हीट ऑफ वाइब्रेशन मॉलिक्यूल के केस में हमारे पास कांस्टेंट होती है, तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल ये बोलता है कि हमारे पास जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है वो भी हमारे पास जो न्यूक्लियस के केस में कांस्टेंट होती है। और जो दूसरा चीज़ सक्सेसफुली जो सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला डिस्क्राइब करता है वो हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन को सक्सेसफुली एक्सप्लेन करता है। जैसे हम बोलते हैं कि एक लिक्विड ड्रॉप हमारे पास होती है, स्फेरिकल शेप की होती है। तो ये ड्रॉप हमारे पास जो ब्रेक होती है तो हमारे पास स्मॉल ड्रॉप्स उसकी जो है बनती हैं और वो भी स्फेरिकल शेप की हमारे पास होती है। तो ठीक तरह से हमारे पास लिक्विड ड्रॉप मॉडल बोलता है कि जैसे हमारे पास लिक्विड ड्रॉप की तरह न्यूक्लियस भी हमारे पास होता है, तो न्यूक्लियस जब हमारा ब्रेक होगा तो उस स्फेरिकल शेप की स्मॉल हमारे पास जो स्फेरिकल ड्रॉप्स शेप हमारे पास बनेगी, तो स्मॉल न्यूक्लियस हमारे पास बनेंगे और इसको हम जो न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। और ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन है इट कैन बी एक्सप्लेन इफ द न्यूक्लियंस आर अज्यूम टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंटली। तो इसको हम तब एक्सप्लेन करते हैं जब ये मानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियंस हैं वो
एक तरह से इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूट है। कई न्यूक्लियस होते हैं उनमें ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, कई न्यूक्लियस होते हैं उनमें कम न्यूक्लियस होते हैं। लेकिन जब न्यूक्लियस हमारे पास जो उसका फ्यूजन होता है वो ब्रेक होता है, तो हमारे पास कुछ न्यूक्लियस एक पार्ट में चले जाते हैं, कुछ दूसरे पार्ट में चले जाते हैं। तो हमारे पास कुछ न्यूक्लियस से एक न्यूक्लियस बन जाता है, कुछ से दूसरा न्यूक्लियस बन जाता है। तो हम ये सिंपली बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन में बिगर न्यूक्लियस जो होता है वो ब्रेक होता है और स्मॉलर न्यूक्लियाई वहाँ पे हमारे पास जो कंस्ट्रक्ट होते हैं। और जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है वो डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस को एक्सप्लेन करता है। जब कोई न्यूक्लियस हमारा डिसइंटीग्रेट होता है या टूटता है, तो होता है कि जैसे कि लिक्विड ड्रॉप में न्यूक्लियस हमारे पास जो है होते हैं, उसी तरह से लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर भी हमारे पास जो न्यूक्लियन होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं और वो एक दूसरे के साथ कोलाइड भी करते हैं ड्यूरिंग मोशन। तो वो बोलता है कि इस कोलिजन में हो सकता है कि अगर कोलिजन एक तरह से बहुत ज़्यादा हो तो उस केस में ऐसा भी हो सकता है कि न्यूक्लियन इज़ नॉक्ड आउट, दस ब्रेकिंग द न्यूक्लियस। तो उससे न्यूक्लियस हमारे पास जो ब्रेक हो जाए। तो न्यूक्लियस को हम कैसे ब्रेक करते हैं? हम बाहर से एनर्जी देते हैं या हम बाहर से किसी दूसरे न्यूक्लियस से उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो उस न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियंस हैं उनको एनर्जी मिलती है और वो जो न्यूक्लियंस हैं वो उस एनर्जी के साथ दूसरे न्यूक्लियन के साथ एक तरह से इंटरेक्ट करते हैं, कोलाइड करते हैं। तो उस वजह से हमारे पास जो न्यूक्लियस है टूट जाता है। टूटने का मतलब कि उसमें से जो न्यूक्लियस है वो आपके बाहर नॉकआउट होके आ सकते हैं। तो अगर कुछ न्यूक्लियस बाहर हमारे पास आएंगे तो हम बोलेंगे कि एक छोटा सा पार्ट है न्यूक्लियस का जिसको हम अनदर न्यूक्लियस बोल सकते हैं। तो इसलिए डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस या हमारे पास जो न्यूक्लियर फ्यूजन है उसको हम एक जैसे ट्रेस कर सकते हैं। तो डिसइंटीग्रेशन हम किसी न्यूक्लियस की किसी अनदर न्यूक्लियस के साथ कर सकते हैं उससे कोलाइड करके। फिर हमारे पास है एक्सप्लेनेशन ऑफ स्फीरिकल शेप ऑफ द न्यूक्लियस। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल न्यूक्लियस के स्फीरिकल शेप को भी डिस्क्राइब करता है। तो जैसा कि हमें पता है कि बहुत सारे जो न्यूक्लियाई हैं वो स्फीरिकल शेप के हमारे पास होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक लिक्विड ड्रॉप जो है स्फीरिकल शेप की होती है। और जो न्यूक्लियस का रेडियस है हम लिखते हैं R=R0 10⁻⁴। तो बोलता है कि on the same line it is assumed that liquid drop possess spherical shape when no external forces are acting on it। तो जब सिमेट्रिकल फोर्सेस जिसको हम सरफेस टेंशन की सिमेट्रिकल फोर्सेस बोलते हैं, जब वो न्यूक्लियस किसी लिक्विड ड्रॉप के ऊपर लगी होती है तो उस केस में न्यूक्लियस जो स्फीरिकल शेप की होती है। और जो हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर भी ये सिमेट्रिकल फोर्सेस हमारे पास जो है न्यूक्लियंस के ऊपर लगी होती है जो कि न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं। तो वो न्यूक्लियर फोर्स जो है न्यूक्लियस को स्फीरिकल शेप में रखने की कोशिश करती है। तो हमें बोल सकते हैं लिक्विड ड्रॉप में हमारे पास सिमेट्रिकल सरफेस टेंशन होती है जिसकी वजह से लिक्विड ड्रॉप जो स्फीरिकल शेप में रहती है। और हमारे पास जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के केस में सिमेट्रिकल न्यूक्लियर फोर्सेस होती है जो कि न्यूक्लियस को स्फीरिकल शेप में रखने की कोशिश करती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है फेलियर ऑफ, ये तो थे हमारे पास सक्सेसेस ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल। तो कोई भी मॉडल है न्यूक्लियर फिजिक्स का वो एक चीज़ तो डिस्क्राइब करता है लेकिन दूसरी चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर पाता। तो कुछ चीज़ें डिस्क्राइब करने के लिए हम जो है एक मॉडल यूज़ करते हैं, कुछ चीज़ें डिस्क्राइब करने के लिए हम दूसरा मॉडल यूज़ करते हैं। तो जैसे हमने बताया कि न्यूक्लियस की स्फीरिकल शेप को और न्यूक्लियर फ्यूजन को
ये हमारे पास जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है ये तो अच्छे से एक्सप्लेन करता है, लेकिन फेल ये कहाँ पे होता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसको। तो फेलियर ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल, तो पता है लिक्विड ड्रॉप मॉडल सक्सेसफुली एक्सप्लेन द न्यूक्लियर फीचर एंड गिव ए कलेक्टिव फीचर ऑफ द न्यूक्लियस नॉट दैट ऑफ इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। तो बोलता है कि न्यूक्लियस जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है वो एक न्यूक्लियस की कलेक्टिव पिक्चर हमें देता है, लेकिन अंदर की जो हमारे पास पिक्चर है उसको नहीं डिस्क्राइब करता। एक कलेक्टिव, जैसे हमारे पास कोई न्यूक्लियस ब्रेक हो रहा है तो नए न्यूक्लियस बन रहे हैं, वो उनका जो मास नंबर है वो बिगर न्यूक्लियस से कम होता है, लेकिन यहाँ पे हम न्यूक्लियॉन्स के बारे में नहीं डिस्कस कर रहे हैं। जो अंदर की पिक्चर है न्यूक्लियस की उसके बारे में ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो डिस्कस नहीं करता। और दूसरा हमारे पास कि दिस मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन न्यूक्लियर स्पिन्स एंड मैग्नेटिक मोमेंट्स। तो ये जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है न्यूक्लियर स्पिन को भी डिस्कस नहीं कर पाता और न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट को भी डिस्कस नहीं कर पाता कि किसी न्यूक्लियस का कितना न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट है और उस न्यूक्लियस की कितनी स्पिन है। तो ये चीज़ जो एक्सप्लेन करता है उससे अगला मॉडल है जिसको हम सेल मॉडल यहाँ पे बोलते हैं, उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सेल मॉडल। लेकिन लिक्विड ड्रॉप मॉडल न्यूक्लियर स्पिन और न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट को डिस्कस नहीं कर पाता। तो पता है कि सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला विद एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन इज मोर क्लोज टू हैवी न्यूक्लियाई देन लाइट न्यूक्लियाई। जो हमने अभी लिक्विड ड्रॉप मॉडल का सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला किया, ये हैवी न्यूक्लियाई के बारे में जो ऑब्जर्वेशन है उसको तो अच्छे से हमें प्रोवाइड करवाता है, और हम क्या बोलते हैं कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमें हैवी न्यूक्लियाई की प्रोवाइड करवाता है, उनके मासेस की। लेकिन लाइटर न्यूक्लियाई के केस में ये सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला जो एक्सपेरिमेंटली हम देखते हैं उसके साथ इसके रिजल्ट जो है मैच नहीं होते हैं। तो लाइटर न्यूक्लियाई के लिए ये सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला नहीं है जो कि हमारा लिक्विड ड्रॉप मॉडल के ऊपर बेस्ड होता है। तो लाइटर न्यूक्लियाई के केस में ये हम एक तरह से हमारे पास जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है वो हमारे पास जो है फेल हो जाता है सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला को कैलकुलेट करने में। और इसके अलावा बोलता है कि हमारे पास, जैसा कि मैंने पहले भी बात की थी कि हमारे पास कुछ ऐसे न्यूक्लियस होते हैं, अगर उन न्यूक्लियस में मैजिक नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन हो तो वो न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो मैजिक नंबर हमारे पास क्या होते हैं, 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126। तो बोलता है ऐसे न्यूक्लियस जिनमें इतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या प्रोटॉन हो या दोनों ही हो, जैसे हमारे पास लेड है, लेड का एटॉमिक नंबर होता है 82 और उसका जो मास नंबर होता है 208। लेड का एटॉमिक नंबर होता है 82 और मास होता है 208। तो हम क्या बोलेंगे, लेड में 82 प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन कितने होंगे, 208 माइनस 82 मतलब 126। तो इसलिए उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 82 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 126 है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, उस लेड में मैजिक नंबर ऑफ प्रोटॉन है और मैजिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। तो इसलिए ये न्यूक्लियस हमारे पास जो ज़्यादा स्टेबल, बहुत स्टेबल हमारे पास होता है। लेकिन इस फैक्ट को, जो मैजिक नंबर वाला फैक्ट है, इसको एक्सप्लेन करने में ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल हमारे पास जो फेल है। इसकी हेल्प से हम इस मॉडल को डिस्क्राइब
इन मैजिक नंबर को डिस्क्राइब ही नहीं कर पाते कि मैजिक नंबर की वजह से क्यों उस न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी जो है ज़्यादा हो जाती है। और जो लिक्विड डॉप मॉडल है इज इनकंसिस्टेंट विद प्रोटॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पेयरिंग इफेक्ट। तो था कि हमने पेयरिंग इफेक्ट भी डिस्कस किया था जब हमने एम्पिरिकल मास फॉर्म सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला डिस्क्राइब किया। तो लेकिन वो जो पेयरिंग इफेक्ट है इट इज़ सेपरेट देन दिस लिक्विड ड्रॉप मॉडल। तो इसको हम अलग से डिस्कस वहाँ पे करते हैं। तो इसलिए प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की जो पेयरिंग है वो हट के हम इस फार्मूला में करेक्शन करते हैं, लेकिन वो चीज़ जो है लिक्विड ड्रॉप मॉडल में हम डिस्कस नहीं करते। और वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि पेयरिंग इफेक्ट की वजह से जब इक्वल हमारे पास प्रोटॉन प्रोटॉन के पेयर हमारे पास ज़्यादा है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के पेयर उसमें ज़्यादा हैं, तो पेयरिंग है हमारे पास प्रॉपर कि प्रोटॉन जैसे 16 है तो मतलब 8 पेयर है, न्यूट्रॉन अगर 20 है तो 10 पेयर है। तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि वो न्यूक्लियस आपके जो ज़्यादा स्टेबल होते हैं और उनकी अबंडेंस भी हमारे पास जो ज़्यादा होती है, जिनमें पेयरिंग इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे न्यूक्लियस की जो जिनमें पेयरिंग हमारे पास होती है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन की, वो न्यूक्लियस आपके ज़्यादा स्टेबल होते हैं और ज़्यादा अबंडेंट होते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को डिस्क्राइब करने में भी ये हमारे पास जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है आप फेल हो जाते हैं कि क्यों ऐसे न्यूक्लियस जिनमें पेयरिंग इफेक्ट हमें देखने को मिलता है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो उनकी स्टेबिलिटी को डिस्कस करने में भी ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल हमारे पास जो फेल हो जाता है। दिस मॉडल आल्सो कैन नॉट एक्सप्लेन द एनहेंस्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ E1 Z एंड E1 N न्यूक्लियर। तो ऐसे न्यूक्लियस जिनमें इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये भी वही है मैजिक नंबर वाला लेड 82 एंड हमारे पास उसमें जो प्रोटॉन होंगे वो 126 होंगे। तो इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन और इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ही है हमारे पास लेड में। तो बोलता है और भी ऐसे न्यूक्लियस हैं मतलब जिनमें मैजिक नंबर नहीं होता, जरूरी नहीं उनमें मैजिक नंबर हो, लेकिन उनमें हमारे पास जो है इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन और इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर होते हैं तो वो न्यूक्लियस भी हमारे जो है ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसलिए उनकी स्टेबिलिटी को डिस्कस करने में भी ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल हमारा जो फेल हो जाता है। लिक्विड ड्रॉप मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन द फैक्ट दैट वाई ओनली सर्टेन एनर्जीज ऑफ रेडिएशन आर एमिटेड बाई न्यूक्लियस। तो होता है न्यूक्लियस कुछ रेडिएशंस को एमिट करता है, तो उन रेडिएशंस में हमारे पास क्या रहता है अल्फ़ा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, मतलब रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस जो हमारे पास हैं वो रेडिएशंस को एमिट करते हैं और स्पॉन्टेनियसली एमिट करते हैं। तो इस अल्फ़ा डीके, बीटा डीके, गामा डीके को एक्सप्लेन करने में भी ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल हमारे पास जो फेल हो जाता है। और इसमें न्यूक्लियस की इंडिपेंडेंट मोशन को हम इग्नोर करते हैं और ये मॉडल ना तो हमें स्पिन, पैरिटी और मैग्नेटिक मोमेंट प्रोवाइड करवाता है, लेकिन यहाँ पे हम ये बोलते हैं कि जो हमारे पास लिक्विड ड्रॉप मॉडल है इसमें हम कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ ऑल न्यूक्लियॉन्स देखते हैं, मतलब सभी न्यूक्लियॉन का एक कलेक्टिव बिहेवियर देखते हैं, ना कि इंडिपेंडेंट बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियॉन इस केस में हम डिस्कस करते हैं। तो ये थे हमारे पास फेलियर ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट कंडीशन ऑफ न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, कि हमारे पास न्यूक्लियस जो है कितना स्टेबल होगा उसकी कंडीशन हमने यहाँ पे देखनी है। तो द न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कैन बी डिस्कस अंडर द फॉलोइंग डीके प्रोसेसेस यूजिंग द लिक्विड ड्रॉप मॉडल। तो हम जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी है वो डीके प्रोसेसेस के थ्रू देखेंगे। और जो डीके प्रोसेसेस होते हैं, जो न्यूक्लियस होता है वो 3 तरह से हमारे पास डीके करता है।
पहला है कि न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल एमिट करता है, तो उस तरह से वो डीके होता है, या बीटा पार्टिकल एमिट करता है तब वो डीके होता है, या गैमा रेडिएशन वो एमिट करता है तब वो डीके होता है। तो ये हम अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे, न्यूक्लियर डीके वाले चैप्टर में, ये पूरा चैप्टर है, तो वहाँ पे हम अल्फ़ा डीके, बीटा डीके और गैमा डीके के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे इसको स्टडी करने के लिए हमें बीटा डीके को थोड़ा सा समझना होगा, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की कंडीशन हमने देखनी है इन टर्म्स ऑफ बीटा डीके, जब हम बीटा डीके कंसिडर करेंगे। तो बोलता है लिक्विड ड्रॉप मॉडल इज हेल्पफुल टू स्टेबिलिटी सॉल्यूशन विच टेल हाउ फार फॉर द गिवन न्यूक्लियस इज फ्रॉम द मोस्ट स्टेबल आइसोबार। तो बोलता है लिक्विड ड्रॉप मॉडल हमारी यहाँ पे हेल्प करता है कि कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियस है वो अपने जो मोस्ट स्टेबल आइसोबार है उससे वो कितना दूर है, मतलब उसकी स्टेबिलिटी मोस्ट स्टेबल आइसोबार से कितना दूर है। और आइसोबार क्या होते हैं? जिनका मास सेम होता है, जिनका हमारे पास मास नंबर हमारे पास जो है सेम होता है, उनको हम आइसोबार बोलते हैं। तो जो मोस्ट स्टेबल आइसोबार होता है उससे कोई न्यूक्लियस कितना, अगर हम उससे कंपेयर करते हैं तो उसके मुकाबले वो कितना स्टेबल है, वो हमें ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल बताता है। तो इसलिए हम लिक्विड ड्रॉप मॉडल की हेल्प से किसी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी देखेंगे अगेंस्ट बीटा डीके। उसमें बीटा डीके होता है, उस न्यूक्लियस में बीटा डीके होता है, लेकिन उसकी स्टेबिलिटी उस न्यूक्लियस की कितनी है जब हम उसको उसके नियरेस्ट आइसोबार से उसका कंपैरिजन करते हैं। तो उससे पहले हम समझेंगे कि हमारे पास बीटा डीके क्या होता है। तो बीटा डीके हमारे पास होता है कोई न्यूक्लियस बीटा पार्टिकल एमिट करता है। तो ये बीटा पार्टिकल दो तरह के होते हैं, एक बीटा माइनस और बीटा प्लस। जो बीटा माइनस पार्टिकल होता है उसको हम -E0 बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जिसका जो चार्ज है वो -1 होता है और जो मास नंबर है वो 0 होता है, -1E0, उसको हम बीटा माइनस बोलते हैं। और बीटा प्लस होता है +1E0, मतलब उसका चार्ज +1 होता है और मास नंबर 0 होता है। तो ये दो पार्टिकल कोई न्यूक्लियस हमारे पास जो एमिट करता है, तो हो सकता है कोई न्यूक्लियस बीटा माइनस डीके करता हो और कोई बीटा प्लस डीके करता हो। तो न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव होता है तो हमारे पास बीटा पार्टिकल या अल्फा पार्टिकल या गैमा रेडिएशन एमिट करता है टू गेन दी स्टेबिलिटी। क्योंकि जब कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है या तो उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ज़्यादा होते हैं या उसके पास ज़्यादा एनर्जी होती है। तो या तो उसके पास ज़्यादा एनर्जी है तब भी वो अनस्टेबल है, जब उसके पास ज़्यादा न्यूक्लियॉन्स हैं तब भी वो अनस्टेबल है। तो जो इसलिए वो क्या करता है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गैमा रेडिएशन अपने से एमिट करता है, तब वो स्टेबिलिटी की तरफ जो है मूव करता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, बीटा डीके होता ही है स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। तो बीटा माइनस डीके और बीटा प्लस डीके सो एज टू मूव टुवर्ड स्टेबिलिटी। तो बीटा डीके में क्या होता है कि अगर होगा बीटा माइनस डीके, तो बीटा माइनस डीके में हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकलता है और बीटा प्लस डीके में हमारे पास पॉजिट्रॉन निकलता है E+। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम -1E0 लिखते हैं, मतलब जो Z है उसके लिए -1 होता है और जो A है वो हमारे पास 0 है। उसी तरह से पॉजिट्रॉन के लिए Z+1 होता है और A हमारे पास जो है 0 होता है। तो अगर हमारे पास कोई न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, तो आफ्टर बीटा माइनस डीके उस न्यूक्लियस का
एटॉमिक नंबर Z+1 बन जाता है। और अगर हमारे पास कोई न्यूक्लियस Z है तो अगर वो बीटा प्लस पार्टिकल एमिट करता है E+, तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो Z-1 बन जाता है। तो अगर बीटा प्लस डीके होगा तो नए न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर Z-1 बन जाएगा। अगर बीटा माइनस डीके होगा तो नए न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर Z+1 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों साइड जो Z है वो सेम होना चाहिए, जो मास है वो भी सेम होना चाहिए। तो पहले केस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास तो 0 है, एंटी न्यूट्रिनो इसको हम बोलते हैं, इसका मास भी 0 है। तो राइट साइड भी A बना, लेफ्ट साइड भी A बना। तो नीचे वाली में भी दोनों साइड A सेम ही रहेगा। लेकिन Z अगर हम देखते हैं तो इस साइड Z है और इधर Z+1 है, तो इसका -1 होगा। तो -1 और +1 वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एंटी न्यूट्रिनो का Z जो है 0 होता है, इसका Z 0 होता है। तो हम इन दोनों का Z देखें अगर, तो यह Z+1 और ये -1, तो टोटल करेंगे तो वो भी Z ही बनेगा। तो यहाँ भी वैसे ही हमारे पास होगा। तो ये हमारे पास जो बीटा डीके के दो पार्ट हैं। तो बोलता है कि फर्दर मोर इट मस्ट बी नोटेड दैट देयर आर स्मॉल डिफरेंसेस इन द मास ऑफ ए गिवन फैमिली ऑफ आइसोबार्स। तो बोलता है अगर हमारे पास आइसोबार की एक फैमिली है जो जिसमें कि हम देखेंगे कि हम किसी एक न्यूक्लियस का वहाँ पे मास निकालेंगे और उसको कंपेयर करेंगे उसके मोस्ट स्टेबल, उस फैमिली के मोस्ट स्टेबल आइसोबार के साथ, कि वो अपने मोस्ट स्टेबल आइसोबार से उसका मास कितने दूर है। तो बोलता है कि देयर आर स्मॉल डिफरेंस इन द मास ऑफ ए गिवन फैमिली ऑफ आइसोबार्स। तो थोड़ा ही डिफरेंस होता है मास में, और विच शोज ए पैराबोलिक डिपेंडेंस ऑन द एटॉमिक नंबर Z। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि मास और Z के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो हमें वहाँ पे ग्राफ जो पैराबोलिक शेप का वहाँ पे आपको मिलता है। तो इस चीज़ को हम फर्दर देखेंगे कि हमारे पास जो पैराबोलिक डिपेंडेंस ऑन द एटॉमिक नंबर Z व्हेन वी कंपेरेटिव मास ऑफ न्यूक्लियस, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो होता है कि मास ऑफ न्यूक्लियस हमारे पास जो है अकॉर्डिंग टू लिक्विड ड्रॉप मॉडल फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। तो ये हमने अभी डिराइव किया है सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला। उसके अकॉर्डिंग किसी मास का न्यूक्लियस कितना होता है, ZMP + A - ZMN -1/c²। और फिर इसमें जो 5 बाइंडिंग एनर्जी है उनका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे हमारे पास आता है। तो उसका कंट्रीब्यूशन हम यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा भी लिखा हुआ है हमने। तो ये हमारे पास ये डेल्टा ये -3/4 होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ हम अज्यूम करते हैं कि ये जो Z-1 है इट इज इक्वल टू Z फॉर हायर वैल्यू ऑफ Z। मतलब ऐसे न्यूक्लियाई जो कि हैवी न्यूक्लियाई होते हैं। तो जैसे हम अगर बात करेंगे ये जिनका जो प्रोटॉन नंबर है वो 90 है, 92 है, मतलब बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि Z-1 को Z ट्रीट करते हैं। क्योंकि जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर हमारे पास 1 लाख है, 1 लाख से कम या 1 लाख से एक ज़्यादा, वो इसको हम 1 लाख ही कंसिडर करते हैं। तो उस तरह से जो ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें हमारे पास Z-1 Z हम लेते हैं, हायर वैल्यू ऑफ Z जिनमें होता है, तो उनमें ये चीज़ हम कंसिडर कर सकते हैं। तो N हमारे पास A-Z होता है। तो इस इक्वेशन में अगर हम ये चीज़ कंसिडर करें तो ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ तक तो हमारे पास सेम है, लेकिन जहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है वहाँ पे Z-1 को मैंने Z ही ट्रीट किया है, तो इसलिए Z और Z² यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा, और बाकी हमने एज इट इज़ वहाँ पे लिखा हुआ है। तो होता है ये जो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन आई MAZ, और इस साइड में हमारे पास ये वाली टर्म है, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे अल्फ़ा A + बीटा Z + गामा Z² ± डेल्टा/c²।
सी स्क्वायर। मतलब कि जिनके साथ में सिर्फ ए है उनको हम अल्फ़ा ए लिखेंगे, जिनके साथ में जेड है तो जेड वाले के साथ हम बीटा लिखेंगे, और जिनके साथ में जेड स्क्वायर है उनके साथ हम गामा लिखेंगे, और आगे प्लस माइनस डेल्टा बाई सी स्क्वायर आपका यहाँ पे रह जाएगा। तो हम इसको सेपरेट करेंगे। सेपरेट कैसे करेंगे वो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे ए वाला, एक तो ए बी ए है, ये हमारे पास ए बी बटा सी स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है, और यहाँ पे भी जब हम इसको ओपन करेंगे ए माइनस 2z, तो ये भी हमारे पास ए स्क्वायर माइनस प्लस 4z स्क्वायर माइनस 4az, तो वहाँ भी हमारे पास ए आएगा। तो हमने क्या करना है कि ए वाले अलग लिखने हैं, जेड सॉरी ए वाले अलग लिखने हैं, और जेड वाले अलग लिखने हैं, और जेड स्क्वायर वाले अलग लिखने हैं, और जो लास्ट में बच गया हमारे पास प्लस माइनस डेल्टा बाई सी स्क्वायर। तो जिनके साथ में ए रहेगा उसको हम बोलेंगे अल्फ़ा, और जो हमारे पास जेड वाले हैं सारे इकट्ठे उनको हम बोलेंगे बीटा, और जो जेड स्क्वायर वाले हैं उनको हम बोलेंगे गैमा। तो इसको हम यहाँ पे इस तरह से बोलेंगे। तो जब हम अल्फ़ा वालों को इकट्ठा करेंगे तो अल्फ़ा बनेगा इतना, बीटा वाले इतने होंगे और गैमा वाले इतने होंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन जो है बन जाएगी। फिर हम इस इक्वेशन से आगे जो है जो पैराबोलिक डिपेंडेंस है उसको डिस्कस करेंगे।